देखो बच्चों, इम्पॉर्टेंट की पॉइंट ग्रेविटेशनल के चैप्टर के सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मून निकालने का फार्मूला। ये सारे वो एमसीक्यू जो सारे एमकेटीकेट में मोस्ट हाईली फ्रीक्वेंसी यानी बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका फार्मूला बहुत बार पूछा गया है, चाहे एन हो चाहे डॉ, 4π² और Rn। और इसकी वैल्यू क्या होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मून 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये Rm क्या है? कुछ लोग समझते हैं मून का रेडियस। नहीं, ये सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सेंटर ऑफ मून तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं ऑर्बिट रेडियस ऑफ मून। देखो, एक तो ये वाला रेडियस ऑफ मून तो अलग है, जिस तरह अर्थ का एक रेडियस है, ये सेंटर से। ये जो यहाँ जो Rm जो इस फार्मूले में यूज़ हो रहा है, ये है अर्थ के सेंटर से लेके मून के सेंटर तक, और इसकी वैल्यू है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। इसको रेडियस ऑफ मून के बजाय क्या कहते हैं? ऑर्बिट रेडियस ऑफ मून। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू कितनी है जी? ये है 3.37 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बार पेपर में पूछा। फिर जी मून अर्थ के गिर्द जो एक चक्कर लगाता है, कितने डेज में लगाता है? 27.3 डेज में। अब बाज़ वक़्त यही सवाल आ जाता है कि कितने सेकंड में लगाता है, तो 2.36 इंटू 10⁶ सेकेंड। मास ऑफ अर्थ निकालने का फार्मूला पूछते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल g डिवाइड बाय कैपिटल G, और इसकी एक्यूरेट वैल्यू है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। ऑफकोर्स न्यूमेरिकल में हम 2 इंटू 10⁻24 kg ले लेते हैं। डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालने का फार्मूला ये होता है, मास ऑफ अर्थ को वॉल्यूम ऑफ अर्थ से डिवाइड कर दें। और जनाब ये बहुत आया है एग्जाम में, डेंसिटी ऑफ अर्थ होती कितनी है? 5.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। मैन वेट 980 न्यूटन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट, व्हाट इज वाज द वेट इफ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बड़ा अच्छा सवाल है। वेट अगर 980 है, ठीक है जी, और बंदा स्टेशनरी लिफ्ट में, तो व्हाट वाज द वेट इफ़ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन ऑफ 4.9। अब मूविंग अप जा रही है 4.9 से, तो क्या होगा? तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, अप के लिए G प्लस है और डाउन होगा तो G माइनस ए होगा, उल्टा होगा। अब मौजूदा केस में तो आप हो रहा है, तो पहले तो इसकी मतलब है हमें M चाहिए। अब M कैसे निकलेगा? तो भाई W बराबर होता है mg के। M ये रहा, 980 को डिवाइड कर देंगे हम G से। G कितना है? 9.8। जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 100 kg हमारा मास आ गया। सो अब बड़ा आसान है, यहाँ 100, G 9.8 और भाई A की वैल्यू 4.9 दी हुई है, कर दो पुट। ठीक है जी। सो जब करेंगे यहाँ से 14.7 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा 1470। अब बड़ी दिलचस्प बात है, इसी सवाल में अगर मूविंग अप की जगह मूविंग डाउन होता तो फार्मूले में प्लस की जगह माइनस हो जाता, यहाँ भी माइनस हो जाता। 4.9 को 100 से मल्टीप्लाई करते फिर आंसर 490 आता, लेकिन बात अपवर्ड की हो रही है तो ऑफकोर्स आंसर 1470। देखो बच्चों, ये फार्मूला होता है F = Gm1m2/r²। ये बेसिकली चाचा न्यूटन का है, जिसके तहत दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। m1 m2 उनका मास हो गया, r उनके दरमियान का रेडियस है। ये कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर kg²। लॉर्ड कैवेंडिश ने 1798 में डिस्कवर किया था। देखो ये जो स्मॉल g है ना, ये तो चेंज होता रहता है। लहरे अर्थ पे कुछ और है, मून पे कुछ और हो जाता है, लेकिन ये कैपिटल G हर जगह कांस्टेंट होता है। अब इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सवाल आते हैं। या तो m1 m2 की वैल्यू दे देते हैं और रेडियस दे देते हैं, कहते हैं जी F निकालो। और इस तरह से भी आया है सवाल कि कह रहे हैं कि एक प्लैनेट है जिसके या
जैसे कि कहते हैं कि मासेस हम डबल कर दें, क्या कर दें, मासेस डबल कर दें और रेडियस उतना ही रखें, तो बताओ फोर्स क्या हो जाएगी। अब देखो मैथ्स के अलावा कहता है ये तो कांस्टेंट है, कह रहे हैं आर वही रखो, मासेस डबल, तो 2 2 सा कितना होता है 4, फोर्स कितने टाइम बढ़ जाएगी 4 टाइम बढ़ जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर कल कला को गए कि भाई मासेस उतना ही रखो, रेडियस डबल कर दो, अब क्या होना है, देखो मासेस डबल होने का मतलब ये है कि ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा, एम ही है, नीचे वाली चीज़ बढ़ रही है, ऊपर तो कांस्टेंट है ना, जो था वही रहेगा, नीचे रेडियस है, क्या कर दिया हमने डबल। मैथ्स के रूल कहते हैं देखो यहाँ पे स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो फोर्स ऑफ 4 टाइम्स बजाय बढ़ने के क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा ये भी कर सकते हैं कि भाई इनिशियल फोर्स शुरू में 5 थी, हमने मासेस डबल कर दिए, तो फोर्स क्या होगी, ज़ाहिर है 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या इनिशियल फोर्स पहले 100 न्यूटन थी, हमने क्या किया, मासेस वही रखे, रेडियस डबल कर दिया, तो 100 न्यूटन किससे, 4 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से भी ये सवाल आप देंगे। देखिए 2014 का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये एमडी कैट का। मैन मून ऑफ मास एम ऑर्बिट्स अ प्लैनेट ऑफ मास 100 है, ठीक है जी, सब दिख रहा है, प्लैनेट का मास 100 टाइम्स ज़्यादा होना भी चाहिए। लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लैनेट ऑन द मून be denoted by F1 and let the strength of the gravitational force exerted by the moon on the planet be F2, which of following is true। अब इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हुए हैं, F1 is 10 टाइम ग्रेटर देन F2, F1 is 10 टाइम स्मॉलर देन F2, F2 is 10 टाइम ग्रेटर देन F1, F2 is 10 टाइम स्मॉलर देन F1, F1 is equal to F2, तो इक्वल होगी भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट की एक दूसरे पे उनके मासेस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, तो चाहे ऑब्जेक्ट हैवी हो चाहे स्मॉल हो, दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, हमेशा एक जैसी होती है, हमेशा क्या होती है, एक जैसी होती है। बात है 1666 की, चाचा न्यूटन दर के नीचे बैठे हुए थे, एक सेब गिरा, चाचा न्यूटन ने ये सोचा कि ये सेब ज़मीन पे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। देखो सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ यही आती है कि ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, तो जी चाचा न्यूटन ने दिया। किस ईयर में दिया, 1666 में दिया। और उसके बाद सबसे अहम बात कि किस चीज़ के फॉलो होने पे दिया था, कोकोनट, एप्पल या मैंगो, तो जवाब है जी एप्पल। फिर विच ऑफ फॉलोइंग हाइपोथेसिस वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन इन 1666। एक है एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स exerts a gravitational force on every other body. The gravitational force is responsible for the motion of planet around the sun. The gravitational force is responsible for motion of falling body towards earth. तो कौन सा पास्टोलेट सही है भाई, तो तीनों पास्टोलेट ही सही है। Everybody in the universe exert a gravitational force on every other body. The gravitational force is responsible for the motion of planet around the sun. The gravitational force is responsible for motion of falling body towards earth. कभी भी हमें किसी अननोन प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी ट्रिक होती है मेरी, मास डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जैसे कि एक प्लैनेट है जिसका मास जो है वो अर्थ के मास से 240 टाइम्स है और उसका रेडियस अर्थ के रेडियस से 11 टाइम्स। हमें यह निकालनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, वेल सीधी सादी बात है, मास 242 टाइम्स ज़्यादा दिया है, रेडियस 11 का स्क्वायर मुझे पता है 121 हो जाता है, और फार्मूले में रखा तो जी की जगह जी, 242 बिल्कुल जी 121 से कट जाएगा, 2g, यदि 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आपका आंसर आ जाएगा 19.6 क्या, मीटर पर सेकेंड। कभी भी आपको किसी प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो बहुत अहम फार्मूला g-x इक्वल टू m/r², जी से मुराद ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये पेपर का सवाल है, एक प्लैनेट है, इसका मास दिया हुआ है 1/450 टाइम्स मास ऑफ अर्थ,
ठीक है, प्लैनेट एक्स या वाई जो भी नाम देते हैं, इस प्लैनेट का रेडियस है 1/15 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ, और हमें निकालना क्या है इस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू। अब कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स मास है 1/450, बड़ी अच्छी मैजिकल ट्रिक बच्चों। हम यहाँ मास की जगह 1/450 पुट कर देंगे, ठीक है जी, 1/450 पुट कर देंगे, और रेडियस की जगह 1/50। जी फार्मूले में अपनी जगह पे रहा, देखो m की जगह 1/450, r की जगह 1/50, लेकिन r पे स्क्वायर है तो 1/15 पे स्क्वायर। अब मैथ्स के रूल के तहत ये सबसे नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है। 15 का स्क्वायर 225/450, यहाँ आ गया जी। क्या 225 450 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा जी। यह आ जाएगा 1/2 GE, जो कि बराबर होता है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही बच्चों मेरा क्या आ गया है? आंसर आ गया। एग्जामिनर का और तुम्हारा मुकाबला चलता रहेगा, एग्जामिनर चला के करता रहेगा। चाचा न्यूटन का दिया हुआ फार्मूला F=G(m1 m2/r², जिसमें जी की वैल्यू ऑफ कोर्स 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है। और ये देने वाले एक और चाचा कैवेंडिश 1798 में। सो डियर, अब उन्होंने ये क्या किया? कह दिया कि मास 3 टाइम्स कर दिया, ठीक है, रेडियस उतना ही रखा, और कहा कि फोर्स कितना टाइम होगी। तो ज़रा घूर के देखो फार्मूले में भाई, जब रेडियस चेंज नहीं हो रहा तो ये जो 3 सा कहाँ होगा? ऊपर होगा, और 3 × 3 क्या होता है? 9 होता है। इसका मतलब है फोर्स कितना टाइम बढ़ जाएगी भाई? 9 टाइम बढ़ जाएगी। कितना टाइम बढ़ जाएगी? 9 टाइम। तो आंसर हो जाएगा 9। अच्छा, इसी सवाल को ऐसे भी दिया था कि इनिशियली फोर्स 10 न्यूटन थी, ठीक है, आपने क्या किया? मासेस ट्रिपल कर दिए, मासेस 3 टाइम कर दिए, तो बताएं अब फोर्स कितनी हो जाएगी? तो 9 टाइम बढ़ने का मतलब है 9 टाइम्स 90 न्यूटन हो जाएगी। इसी तरह एक और सवाल आया था, वो क्या आया था कि जी मासेस भी डबल कर दिए और रेडियस भी डबल कर दिया। अब बताओ फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो गौर से देखो, घूर के देखो, सारे राज इसी फार्मूले में, m × n, 2 2 मल्टीप्लाई, नीचे 2 का स्क्वायर। तो भाई इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए कि जब ऊपर 2 2 आए, नीचे 2 का स्क्वायर है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है अब के केस में फोर्स क्या रहेगी? F ही रहेगी, यानी जो पहले थी वो ही रहेगी। आंसर आपका होगा। एक बार सवाल आया था कि एक प्लैनेट एक्स है, उसका मास अर्थ के मास से 32 का है, और उसकी जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का हाफ है। तो उसकी इसकी वेलोसिटी अर्थ के इसके वेलोसिटी की कितने टाइम्स होगी? तो यार इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला, m से मुराद इस प्लैनेट का मास, r से मुराद रेडियस। तो जी मास कितने टाइम ज़्यादा दिया है? 32 टाइम। रेडियस कितने टाइम ज़्यादा दिया है? 1/2। आपको इसकी वेलोसिटी चाहिए इस प्लैनेट एक्स की। मैं इसके रूल के तहत 2 इधर डिवाइड है, ऊपर जाके 32 से मल्टीप्लाई, √64, और √64 बराबर किसके होता है भाई? 8 के। इसका मतलब है इस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से कितना टाइम ज़्यादा हो गई? 8 टाइम्स। देखो बच्चों, मेरे चार्ट्स बड़े अहम होते हैं, जैसे कि 2G की वैल्यू 19.6, G/2 4.9, क्योंकि देखो G की वैल्यू 9.8 है, कैलकुलेशन में खासतौर पे MCAT वालों को मुश्किल होती है। तो ये वैल्यूज़ आपको लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए, रट्टा नहीं, लर्न बाय हार्ट, जिस तरह ABCD होती है। G/4 ना सिर्फ 2.45 होगा, ये √6 भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह G/9 होता है 1.09। ऑफ कोर्स सबका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। जो रेडियस ऑफ अर्थ की जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं 6400 किलोमीटर, और अगर ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ होगा तो हो जाएगी 12800 किलोमीटर, और अगर रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ होगा तो हो जाएगी 3200 किलोमीटर। अब देखो, ऑफ कोर्स दिस इज अप्रॉक्सीमेट जो न्यूमेरिकल में वैल्यू यूज़ होती है। 6400 किलोमीटर
ये अलहदा बात है कि 4000 माइल के बराबर भी होता है, कभी आज तक पूछा नहीं गया है ये। हमेशा रेडियस ऑफ अर्थ के आगे ये लिखा होगा वैल्यू तो 6400 किलोमीटर की, लेकिन एहतियातन बता रहा हूँ, कभी आ जाए तो पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है 4000 माइल के। अब देखो 2 आ रही 12800 किलोमीटर, ज़ाहिर 6400 का डबल, तो माइल में क्या हो जाएगा 4000 का डबल 8000 माइल। और इसी तरह रेडियस ऑफ द अर्थ का हाफ 3200 किलोमीटर है, तो माइल में क्या हो जाएगा 4000 का हाफ, 4000 का हाफ कितना होता है 2000 माइल हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। पर्सन वेट 8000 न्यूटन ऑन अर्थ ट्रेवल टू अनदर प्लैनेट विथ ट्वाइस द मास एंड ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, द पर्सन वेट ऑन दिस प्लैनेट इज मोस्ट नियरली। तो मास भी अर्थ का ट्वाइस है, रेडियस भी अर्थ का ट्वाइस है, तो उस प्लैनेट पे क्या होगा। तो देखो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है कि जो भी वेट ऑफ पर्सन है, ठीक है, मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ। वेट अर्थ पे इसका 800 न्यूटन है, मास भी ट्वाइस है, रेडियस भी ट्वाइस है, लेकिन रेडियस में आप देखो तो सिलसिला क्या होता है रिलेशन में स्क्वायर का। तो मास डबल हुआ तो यहाँ देखो अपॉन 4 हो गया, क्यों भाई, रेडियस जो भी होगा उसका हम ट्वाइस लेंगे, तो 2/4 कैंसिल होगा, 800/2 आंसर 400 न्यूटन। तो उस पर्सन का वेट उस प्लैनेट पे क्या हो जाएगा 400 न्यूटन। ठीक है, बड़ा अच्छा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज, अप की तरफ जब हम कोई ऑब्जेक्ट भेजेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी। ऑप्शन ए है इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑफकोर्स यही आंसर है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लग रही होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नीचे की तरफ होती है। आगे ऑप्शन थे इज इन द सेम डायरेक्शन एज डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिकम जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, इंक्रीज एज इट राइज अप। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 8 अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ। जो पेपर में आई हुई एमसीक्यूज इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। क्वेश्चन 1 है इफ एलिवेटर फॉल्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन, क्या है भाई, इफ एलिवेटर फॉल डाउन विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, द नेट फोर्स एफ डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल जी करेक्ट है, क्योंकि एलिवेटर फॉल डाउन होता है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, तो नेट फोर्स एफ डब्ल्यू इक्वल टू जीरो होगी। स्टेटमेंट बी है द ब्लॉक इन द एलिवेटर सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग, अच्छा जी, बैलेंस रीड जीरो which shows that the block has no weight beside the fact that force of gravity is still act upon the block। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में दिस इज रेफर्ड एज स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, ये भी सही है। तो भाई सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ। एमसीक्यू से विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ अर्थ सैटेलाइट इज आर करेक्ट। ऑप्शन ए द सैटेलाइट इज ऑलवेज एक्सेलरेटिंग टूवर्ड्स द अर्थ। ऑप्शन बी देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट। ऑप्शन सी द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट आर इन द सेम डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर है द सैटेलाइट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है जनाब। फिर ए सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, इट स्पीड इज। ऑप्शन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द ऑर्बिट, नो जी। ग्रेटेस्ट व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम द अर्थ, ना जी। ग्रेटेस्ट व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, बिल्कुल जनाब। फिर ऑप्शन डी भी था ग्रेटेस्ट नाइदर व्हेन इट इज क्लोजेस्ट नॉर व्हेन इट इज फार्दस्ट फ्रॉम द अर्थ बट एट सम अदर पॉइंट, ये भी नहीं है। जो बड़ा अच्छा सवाल है द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट सेंटर ऑफ अर्थ, इक्वेटर, पोल्स, नन ऑफ द अबव। तो बात हो रही है इंटेंसिटी ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट, तो करेक्ट आंसर होगा पोल्स। ठीक है जी, पोल। Satellite are moving in the same circular orbit around the earth, they must have the same angular momentum, kinetic energy, speed। तो करेक्ट आंसर है स्पीड। आर्टिफिशियल ग्रेविटी की बड़ी अच्छी एमसीक्यूज हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ
weightlessness and artificial gravity can be created in the spacecraft by, तो करेक्ट आंसर है स्पिनिंग इट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, बहुत सारी भी दे दी हुई थी, मेकिंग इट्स एक्सेलरेशन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी, मेकिंग इट्स एक्सेलरेशन डबल द वैल्यू ऑफ जी, तो करेक्ट है स्पिनिंग इट अराउंड द ओन एक्सिस। फिर है द एस्ट्रोनॉट फील्स कंफर्टेबल इन स्पेसक्राफ्ट एट डैश revolution per minute at a distance of 10 मीटर away from axis of rotation, यानी जब 10 मीटर अवे होंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे तो किस स्पीड पे कंफर्टेबल होगा, तो इसका आंसर है 9.5 रेवोल्यूशन पर मिनट। And the force of gravity on a body varies from place to place on earth due to, ऑप्शन ए है शेप ऑफ अर्थ, इट्स रोटेशन, सी में डेंसिटी, डी में ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी यानी ए एंड बी, शेप ऑफ द अर्थ और इट्स रोटेशन की वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ एंड इट्स। सवाल है इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट bulges एट द इक्वेटर। If a body is taken from a pole to the equator, its distance from the center of the earth will change, और ऑप्शन सी में the gravitational pull on it will also vary, और डी है all of these। So dear, इसका करेक्ट आंसर है all of these। सर इन्होंने कैपिटल जी की डायमेंशन पूछी है। वेल इसकी डायमेंशन होती है m-1 L³ T-2। चलो ये तो इसकी डायमेंशन होगी। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, kg इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड इनवर्स स्क्वायर। और कैपिटल जी का यूनिट इक्विवेलेंट किसके होता है, तो जी इक्विवेलेंट हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। पावर और काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन का रेशो पूछा गया था पेपर में। तो पावर का मतलब तो एनर्जी अपॉन टाइम होता है, और काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी है। एनर्जी तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 अपॉन टाइम। और ऑफ कोर्स टी का जो डायमेंशन का रेशो होता है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी से फाइल करते हैं, तो इनकी डायमेंशन का रेशो क्या आ गया 1 अपॉन टी। पावर और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन का रेशो क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी। देखो बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल, बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ हुआ। इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है इफ़ द एलिवेटर फॉल्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, द नेट फोर्स एफ डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, एलिवेटर फॉल डाउन विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू जी? जी हाँ, अगर एलिवेटर का एक्सेलरेशन जी के इक्वल हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है। आई बी देखते हैं। द ब्लॉक इन द एलिवेटर, अच्छा ब्लॉक की बात हो रही है, एलिवेटर सस्पेंड फ्रॉम स्प्रिंग बैलेंस रीड 0 विच शोज दैट ब्लॉक हैज़ नो वेट्स beside the fact that the force of gravity is still act upon the block। well, बड़ा अच्छा सवाल है कि block in the elevator suspend from spring balance read 0 which shows that block has no weight beside the fact that the force of gravity still act upon the block। जी ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सी आखिर क्या है, दिस इज़ रेफर्ड हैज़ द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, और ऑफ कोर्स इस बात को क्या कहते हैं, वेटलेसनेस कहते हैं। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और डी स्टेटमेंट थी ऑल ऑफ अबव, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। जनाब अब ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि मुख्तलिफ प्लैनेट्स की स्केप वेलोसिटी निकालने को कहते हैं। तो देखो अब फार्मूला तो ये था, लेकिन बच्चों इसमें 2 और जी तो कांस्टेंट थे, तो m अपॉन r और इसके वेलोसिटी, ये बड़ी अहम बात है। कैसे सवाल आएगा कि एक प्लैनेट x है जिसका मास डबल है अर्थ के मास से, रेडियस हाफ है, मास डबल रेडियस हाफ, तो बताओ इस प्लैनेट की स्केप वेलोसिटी क्या होगी।
तो m की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा, r की जगह 1/2। मैथ्स के रूल के तहत ये नीचे वाला 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूट के अंदर 2 2 हों तो बाहर 1 2 आता है। 2 को 11.2 से मल्टीप्लाई करते हैं 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब एक और देखें, यह मास 8 टाइम्स है और रेडियस हाफ टाइम है, रेडियस हाफ है। 2 यहाँ डिवाइड 8 से मल्टीप्लाई, 8 2 सा 16, 16 का रूट 4, 4 को 11.2 से मल्टीप्लाई करते हैं 44.8, ये भी हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। और अब एक और प्लैनेट की बात करते हैं जिसका मास अर्थ के मास से डबल है, रेडियस भी डबल है। तो देखो अकॉर्डिंग टू फार्मूला m और r दोनों 2 2 हैं तो कट जाएगी वैल्यू, यानी कि उस प्लैनेट का, ठीक है, इसके वेलोसिटी क्या रहेगी, 11.2 ही रहेगी बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो फार्मूला था इसके वेलोसिटी का और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ठीक है, अब क्या फार्मूले में फ़र्क है, रूट 2 का। ऑर्बिटल वेलोसिटी को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसके वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी को रूट 2 से डिवाइड करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू होती है 7.94 किलोमीटर पर सेकेंड। और यही बच्चों हमारा रिजल्ट आ जाएगा एग्ज़ाम में। अच्छा एक बात बता दूँ, जो न्यूमेरिकल आता है वो इसके वेलोसिटी का आता है और इसके वेलोसिटी की वैल्यू हमें 11.2 पुट करनी पड़ती है। वो न्यूमेरिकल कैसे आता है वो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। हम चाहते हैं स्पेस में जाना, तकरीबन 6,50,000 फीट की बुलंदी बस आती है, और उसको क्रॉस करने के लिए हमें जितनी वेलोसिटी चाहिए वो इसकी वेलोसिटी कहलाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और फिर स्पेस में हम चाह रहे हैं कि घूमते रहें, तो जो वेलोसिटी चाहिए होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है 7.94 किलोमीटर पर सेकंड। अब एक बड़ी दिलचस्प बात कि कोई सैटेलाइट है, पहले तो सेंटर ऑफ द अर्थ से सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होता है हमारा, रेडियस ऑफ द अर्थ। फिर एक हम पहुँचे सरफेस ऑफ द अर्थ से भी कितना पहुँच गए, रेडियस ऑफ द अर्थ तक पहुँच। सरफेस ऑफ द अर्थ से हम कितने पे पहुँच गए, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6,400 किलोमीटर। लेकिन ये सैटेलाइट ऐसी थी कि रेडियस ऑफ अर्थ से भी ज़्यादा और ऊपर पहुँच गई। कितने और ऊपर पहुँच गई, 80 किलोमीटर और ऊपर पहुँच। तो पूछ रहे हैं इस सूरत में इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि पहले वो हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ जहाँ हम रहते हैं इससे कितनी ऊंची हाइट पे पहुँच गई, जितना रेडियस ऑफ द अर्थ है 6,400 किलोमीटर, लेकिन उसमें भी मज़ीद उसने 80 का इजाफा कर दिया। तो अब इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखो जब तक कोई बॉडी सरफेस से लेके रेडियस ऑफ द अर्थ तक के डिस्टेंस में उसकी इसकी वेलोसिटी यही होती है 7.94 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन जब इससे भी ज़्यादा हाइट में चली जाती है तो फिर फार्मूला ये लगता है, ये वाला। अब क्या है, ये मेरा एक बड़ा है शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, V0 = 7.94 RE डिवाइड बाय RE प्लस H। तो RE तो 6,400 है। अब इसने 80 प्लस और कर लिया, तो 6,400 में मैं क्या करूँगा, 80 प्लस कर दूँगा। अब बायो वाले गौर से देखो, कैलकुलेशन 0 0 कैंसिल। अब ये हम विदाउट कैलकुलेटर कैसे निकालें, अब इसको 7.94 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एग्जामिनर से दुश्मनी नहीं होगी आपकी, वो ऐसे ऑप्शन दिए हैं। देखो एक बात देखो, कॉमन वैल्यू इसकी वेलोसिटी की वही है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ऑर्बिटल की 7.94 किलोमीटर पर सेकेंड। पर इसके वेलोसिटी की कुछ दूसरे यूनिट में भी वैल्यू होती है, जैसे कि 6.96 माइल पर सेकेंड, ये माइल पर सेकेंड में हो जाएगी। 40320 किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी, और 2500 माइल पर आवर में हो जाएगी। और मीटर पर सेकेंड में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 11,200 मीटर पर सेकेंड। ये कभी किसी दूसरे यूनिट में भी जो इसके वेलोसिटी का ओरिजिनल फार्मूला है वो ये होता है 2mg/r। सिर्फ अर्थ की नहीं, किसी भी प्लैनेट की। अब देखो इसमें 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, कैपिटल J भी कांस्टेंट है, ये तो हर प्लैनेट में सेम है। तो जो शॉर्टकट फार्मूला है वो ये है। ये फार्मूला कब यूज़ होता है, जब किसी प्लैनेट का मास और रेडियस देके ये पूछा जाए कि उसकी इसकी वेलोसिटी अर्थ की इसकी वेलोसिटी की कितने टाइम्स है।
तब हम ये वाली ट्रिक यूज़ करते हैं। वैसे जो ओरिजिनल फार्मूला इसके वेलोसिटी का वो ये है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का ओरिजिनल फार्मूला ये है। दोनों में बस किसका फ़र्क है, √2 का फ़र्क है। लेकिन इसके वेलोसिटी के दो और फार्मूले भी होते हैं, क्योंकि एक बार आ गया था विच इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, ऑप्शन है। ऑप्शन भी ये था। हाँ, ये वाला ख़ास तौर पे सिर्फ अर्थ के लिए, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 अर्थ की होती है और ये अर्थ का रेडियस है। और वैसे एस्केप वेलोसिटी का जनरल जो दूसरा फार्मूला है वो ये है 2gr √2। जी ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई दूसरा प्लैनेट होगा तो उसका हो जाएगा। रेडियस से मुराद ज़ाहिर है उस प्लैनेट का रेडियस, जुपिटर है तो जुपिटर, मार्स है तो मार्स, ठीक है। और ये ख़ास तौर पे किसके लिए है, अर्थ के लिए। इस बात को भी जहन में रखना बहुत अहम बात है। तो जनाब अब ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि मुख्तलिफ प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटी निकालने को कहते हैं। तो देखो अब फार्मूला तो ये था, लेकिन बच्चों इसमें 2 और g तो कांस्टेंट थे, तो m/r और एस्केप वेलोसिटी, ये बड़ी अहम बात है। कैसे सवाल आएगा कि एक प्लैनेट x है जिसका मास डबल है अर्थ के मास से, रेडियस हाफ है, मास डबल रेडियस हाफ, तो बताओ इस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। तो m की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा, r की जगह 1/2। मैथ्स के रूल के तहत ये नीचे वाला 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूट के अंदर 2 2 हों तो बाहर 1 2 आता है। 2 को 11.2 से मल्टीप्लाई करते हैं 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब एक और देखें, यह मास 8 टाइम्स है और रेडियस हाफ टाइम है, रेडियस हाफ है। 2 यहाँ डिवाइड 8 से मल्टीप्लाई, 8 2 16, 16 का √4, 4 को 11.2 से मल्टीप्लाई करते हैं 44.8, ये भी हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। और अब एक और प्लैनेट की बात करते हैं जिसका मास अर्थ के मास से डबल है, रेडियस भी डबल है। तो देखो अकॉर्डिंग टू फार्मूला m और r दोनों 2 2 हैं तो कट जाएगी वैल्यू, यानी कि उस प्लैनेट का, ठीक है, इसके वेलोसिटी क्या रहेगी, 11.2 ही रहेगी बच्चों। अच्छा सवाल है, g की वैल्यू निकालने को कह रहे हैं जब डेप्थ 1/2 आ रही है। अब ये केस 2, डेप्थ में सिर्फ 2 ही केस हैं। g की वैल्यू निकालो जब डेप्थ 1/3 आ रही, और g की वैल्यू निकालो जब डेप्थ 1/4 आ रही। यार एक अकल यूज़ करो, डेप्थ जो है ये r से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसलिए इस बात की तो टेंशन ना लो कि कोई और टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो मेरी कोशिश होती है ऐसी शॉर्ट ट्रिक बनाऊँ जो हर जगह वैलिड हो जाए। यार कुछ मिलते जुलते ही शॉर्ट ट्रिक थी डेप्थ की। अब देखो g डैश भी बराबर होगा 1 - m और g के, r की जगह g आ जाएगा, डेप्थ की जगह g डैश आ जाएगा, वही सारी बात। m या 1/2 या 1/3 या 1/4, g डैश हो जाएगा 1 में से हाफ माइनस कर दो, वैसे 1/2g, 1 में से 1/3 माइनस कर दो 2/3g, और 1 में से 1/4 माइनस कर दो 3/4। के हमने 4 केसेस किए थे, डेप्थ के सिर्फ 2 केसेस हैं। 2 तरह के सवाल आते हैं। g की वैल्यू दे देंगे, जैसे कि भाई g की वैल्यू 1/2g कितनी डेप्थ पर होगी, g की वैल्यू 1/3g कितनी डेप्थ पे होगी, और g की वैल्यू 1/4g कितनी डेप्थ पे होगी। अब बताता हूँ। अब ज़्यादा थोड़ी शॉर्ट ट्रिक भी चेंज है और मैंने नोटेशन भी चेंज की है। m अब मैं लूँगा और m यहाँ हाफ होगा। पहले याद करो कि हमने n लिया तो नीचे वाली चीज़ ली थी, नहीं अब की दफ़ा ये पूरा होगा फ्रैक्शन m। यहाँ m 1/3 हो जाएगा, यहाँ m 1/4 हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, डेप्थ इक्वल टू 1 - m r e बोले तो रेडियस ऑफ द अर्थ, तो 1 - हाफ, 1 - हाफ ही होता है, हाफ r e। 1 - 1/3, 1/3 बोले तो 2/3, 2/3 r e। 1 - 1/4, 1/4 बोले तो 3/4 r e। तो बच्चों ये आंसर क्यों मैजिक से आ जाएंगे। फिर देखो ना, जो भी डेप्थ उन्होंने दी है 1/2, 1/3, 1/4, उसको m मान लो। अब बायो वाले सुन लो ज़रा। हाँ, 1 में से जब फ्रैक्शन माइनस होता है तो देखो 2 है ना, यहाँ भी 2 आएगा, और 2 से एक छोटा नंबर 1 आ जाएगा। 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, 3 से एक छोटा नंबर 2 आ जाएगा। 4 है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, 4 से एक छोटा नंबर 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे। देखें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एट व्हाट हाइट above earth surface is value of g same has that in mind 10 किलोमीटर। कह रहे हैं किस हाइट पे वैल्यू एट above the earth surface is value of g same has that in mind 10 किलोमीटर। एक तो हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, और एक हम नीचे जा रहे हैं माइन में, ठीक है। अगर हम माइन में 10 किलोमीटर डीप गए हैं, ये तो हमें अच्छी तरह पता है, नीचे आते हैं तब भी वैल्यू जी की चेंज होती है, ऊपर जाते हैं तब भी चेंज होती है।
तो जो 10 किलोमीटर डीप पे जी की वैल्यू होगी, नई वैल्यू, वो हाइट में कितनी हाइट पे होगी? तो देखो इसका बड़ा आसान ट्रिक है। डेप्थ को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। तो आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। साले, how much deep inside the earth radius should a man go so that its weight become half of that on earth surface? तो वही बात है, सरफेस पे जी 9.8 होता है, नीचे जाएंगे सेंटर पे 0 हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। ऐसे ऐसे नीचे जाएंगे वेट कम होगा, तो कह रहे हैं वेट हाफ कम होगा, तो वही तरकीब 1 में से हाफ माइनस कर लेंगे, यानी 1/2, यानी 1/2R, या दूसरे लफ्ज़ों में आप जनाब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? R/2, क्योंकि 1 में से आप माइनस करते हैं तो 1/2 आता है, R/2। बड़ा अच्छा सवाल है, हाउ मच डीप इनसाइड द अर्थ रेडियस शुड अ मैन go so that this weight become 1/4 of that on earth surface। देखो, सरफेस ऑफ द अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं ये वैल्यू कम होती है, और बिल्कुल सेंटर में जाएं तो जी 0 हो जाता है। अब सेम कॉन्सेप्ट के डब्ल्यू बराबर होता है एम इंटू जे के, तो सब बातें वेट भी 0 हो जाएगा। तो जब आप डेप्थ में जाते हैं जी की वैल्यू भी कम होती है, वेट की भी कम होती है। तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि कितनी डेप्थ में जाएं कि मैन का वेट उसके वेट का क्या हो जाए? 1/4 हो जाए। 1/4 इसके लिए कितनी डेप्थ में जाए? तो बड़ा आसान तरीका है, 1 में से माइनस कर दें 1/4, क्या आ जाएगा? 3/4। ऑप्शन में से देखें, आंसर मेरा ये ऑप्शन बी 3/4R। क्या हो जाएगा? 3/4R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं इफ बोथ द वैल्यू ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ हाफ द वैल्यू ऑफ जी। मास भी हाफ कर दिया और रेडियस भी हाफ कर दिया, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? तो वैल्यू ऑफ जी निकालने के लिए फार्मूला होता है G'=m/r² जी। मास हमने क्या किया? हाफ, तो यहाँ एम की जगह हाफ आ गया, रेडियस भी हाफ की हाफ आ गया, लेकिन यहाँ फार्मूले पे स्क्वायर है, तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई ये सबसे नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, ऊपर हो गया 2 का स्क्वायर, नीचे 2 हो गया, एक टू कट जाएगा 2G। 2G का मतलब होता है 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर। अच्छा सवाल है, इफ बोथ वैल्यूज ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ आर ट्रिपल द वैल्यू ऑफ जी विल बी। मास भी ट्रिपल हो गया, रेडियस भी ट्रिपल हो गया, तो देखो ये फार्मूला होता है G'=m/r² जी। तो मास ट्रिपल है, यहाँ 3 रख दो, रेडियस ट्रिपल है, 3 का स्क्वायर, एक 3 कटेगा, आंसर 1/3G। 1/3G, यही आपका आंसर। बड़ा अच्छा सवाल है, इफ बोथ द वैल्यू ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ आर डबल द वैल्यू ऑफ जी विल बी। देखो अब आप क्या कर रहे हो, मास भी डबल कर रहे हो, रेडियस भी डबल कर रहे हो, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? मास डबल करने का मतलब देखो, और रेडियस भी डबल, तो जी का ताल्लुक होता है एक रिलेशन m/r² जी। हमेशा जो नया जी आता है वो इस तरह आता है। अब देखो मास हम बढ़ रहे हैं ट्वाइस, तो यहाँ तो आ जाएगा 2, रेडियस भी ट्वाइस बढ़ रहे हैं, तो नीचे आएगा 2 का स्क्वायर। अब एक टू तो कट जाएगा, फाइनल आंसर 1/2G। 1/2G बराबर होता है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर हो गया 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।